नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बीएससी क्लासेस बाय स्टूडेंट सर पर। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के पीसीएम से रिलेटेड बीए फर्स्ट ईयर सेकंड फाइनल के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अभी बीएससी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इसका सिलेबस आपको रिवाइजन कराया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज अपन इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। अपन पेपर नंबर 2 कर रहे हैं, पेपर नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर। तो इसका हमने 3 पार्ट कर लिया था। आज पार्ट नंबर 4 में करने वाले हैं जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, प्रथम संकरण श्रेणी के तत्व, उनके चुंबकीय गुण। कौन से गुण है? चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चुंबकीय गुण क्या होता है? यानी कोई परमाणु है, कोई एटम या परमाणु जिसमें क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कोई परमाणु है, उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वो क्या करता है? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। कौन से गुण? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। इसके डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं? यानी किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु या अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर या उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, किसी परमाणु या अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो तो वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। जो परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 प्रकार की गति करते हैं। कौन कौन से भाई? 2 प्रकार की क्या करते हैं? गति। कौन कौन से करते हैं? 1 नंबर करते हैं कक्षीय गति। कौन सी गति? कक्षीय। और दूसरी गति कौन सी करते हैं? और दूसरी अक्षीय भी बोल सकते हैं और चक्रण गति भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कक्षीय गति कौन सी होती है। कक्षीय गति में क्या होता है? जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? नाभिक के चारों ओर वर्ताकार गति करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? वर्ताकार गति करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है भाई? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इसे क्या कहते हैं? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। नाभिक के चारों ओर कक्ष में क्या करता है? वर्ताकार गति करता है, जिससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं और वो गति होती है कक्षीय गति कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अक्षीय या चक्रण गति। अक्षीय चक्रण गति क्या होता है? जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में तो गति करता ही करता है, वर्ताकार कक्ष में गति करता है, उसके साथ साथ अपनी अक्ष के या अपनी अक्ष पर भी गति करता है, अपनी अक्ष पर भी गति करता है। ठीक है, और अपनी अक्ष पर भी गति करता है। इसके कारण क्या हो गया? एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया। इस चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय आघूर्ण या अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं और यह गति चक्रण या चुंबकीय गति कहलाती है। ठीक है, चलिए आई बात समझ में? ये तो हो गया इसकी मूल डेफिनेशन। आप वीडियो पॉज करके इसकी डेफिनेशन उसको लिख लेना। नेक्स्ट अपने चलते हैं आगे। अपन चुंबकीय व्यवहार पढ़ेंगे। चुंबकीय व्यवहार के पढ़ने से पहले अपन थोड़े से चुंबकीय गुणों पर और वार्तालाप कर लेते हैं। हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भी अपन वार्तालाप जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक अपने को छोड़ते हुए नहीं चलना। आगे आता है ध्रुव शक्ति। ध्रुव शक्ति किसे कहते हैं? ध्रुव शक्ति साथ साथ नोट करते भी जाना। ध्रुव शक्ति, ध्रुव मतलब कोई भी 2 अपन ध्रुव मान लेते हैं। एक मान लो प्लस का, ये एक माइनस का, जो कोई भी 2 ध्रुव है। ठीक है, सपोज करो ये एक ध्रुव है, इसको अपन वायुमंडल में निर्वात में रखते हैं, वायुमंडल में या अथवा निर्वात में रख देते हैं। तो इसका क्या पता चलेगा?
की एक ध्रुव है, तो इसके पास ऐसे ही कोई ध्रुव लेंगे, उसको या तो ये क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा तो क्या होगा विपरीत प्रकृति का, और यदि ये प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा समान प्रकृति का। तो इस प्रकार एक क्या कर देते हैं, एक अट्रैक्शन या आकर्षण या प्रतिकर्षण करते रहते हैं, जिससे ये ध्रुव का निर्माण कर लेते हैं या ये ध्रुव कहलाते हैं। आई बात समझे, मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन कि एक इकाई ध्रुव से कहा जाता है जो वायु अथवा निर्वात में रखने पर दूसरे इकाई शक्ति वाले ध्रुव के को एक डायन बल से या तो उसको आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें। ठीक है, यानी एक इकाई ध्रुव उसे कहा जाता है जो वायु अथवा निर्वात में रखने पर दूसरे इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डायन बल से या तो प्रतिकर्षित करते या आकर्षित करें। ठीक है, ठीक है। नंबर 2 बात करते हैं अपन चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? सपोज करो ये कोई चुंबक है, ठीक है, इसका एक सिरा नॉर्थ एक सिरा साउथ, इनके बीच की लेंथ l, ठीक है, ये अपन मान लेते हैं। तो इस पर क्या करते हैं कि मानना है इस पर क्या है ध्रुव शक्ति है या दोनों सिरों पर वो क्या है स्मॉल m मान लेते हैं, स्मॉल m, और इनके बीच की लंबाई l है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय दोनों सिरों की जो ध्रुव शक्ति है ना m, इसके ये और बीच की जो लेंथ है ना इसके गुणनफल को अपन चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अपन कैसे देख सकते हैं, देखो, यानी किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति, उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति, अब लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण बराबर उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति हम वह उनके मध्य की दूरी का गुणनफल होता है, वह उनके मध्य की दूरी का गुणनफल होता है। आई बात समझ में, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया हम गुणा में अल, जहाँ पे हम क्या है ध्रुव शक्ति अल क्या है दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, यानी किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल होता है। नंबर 3 बात करने वाले हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम, गाउस का नियम यानी यदि इकाई क्षेत्रफल में से कोई बल गुजरता है, इकाई क्षेत्रफल में से क्या गुजरता है कोई बल, तो किसी पदार्थ को अपन क्या देते हैं अच्छ कोश की क्या देते हैं भाई शक्ति देते हैं, अच्छ कोश की क्या देते हैं शक्ति, यानी इकाई बल गुजरता है इकाई क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल का मान से इकाई बल गुजरता है, और अच्छ कोश की शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र में उसको रख देते हैं। तो क्या होगा कि तो उस पदार्थ में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना वो क्या हो जाता है पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर हो जाता है। उसे ज्ञात करने के लिए गाउस ने क्या सूत्र दिया था भाई, b बराबर h प्लस में 4 पाई l, यह सूत्र दिया था 4 पाई l, ठीक है। यानी अपन दोबारा लिख सकते हैं यदि इकाई क्षेत्रफल यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको में से इकाई बल गुजरता हो, इकाई क्षेत्रफल वाली इकाई क्षेत्रफल में से इकाई बल गुजरता हो, और यदि किसी पदार्थ को अच्छ कोश की शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पदार्थ का चुंबकीय फ्लक्स, उस पदार्थ का चुंबकीय फ्लक्स पदार्थ के इकाई क्षेत्र में से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या के
को कहा जाता है या के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता ये होता है भाई, जो पदार्थ है उसके इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या थी, बी, और निर्वात में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या है। अच्छा, तो इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या व निर्वात में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता। इसे पी से दर्शाते हैं। पी बराबर क्या लिख सकते हैं, इकाई क्षेत्रफल बल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बटे में निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, ठीक, आगे चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, नेक्स्ट कर ही लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, अब दो तीन ही करेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति यानी क्या होती है, काई, क्या होती है, काई। ये काई किसके बराबर होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति होनी है वो क्या होती है, निर्वात में बल रेखाओं की संख्या के व्युत्क्रमण अनुपाती या 1/8 लिख सकते हैं। निर्वात में बल रेखाओं की संख्या के बराबर 1/, ठीक है, I/8। काई बराबर क्या होता है, I/8। ठीक है, ये आई है एक मशीन। नेक्स्ट अपन बात एक लास्ट और देख लेते हैं, फिर आगे चुंबकीय व्यवहार के बारे में बात करेंगे। चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ व चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ। चुंबकीय दृष्टि से तनु, ये लिखना मत, ये देख लेना एक बार। चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ कौन सा होता है, यानी वे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक में उनके चुंबकीय केंद्र क्या हो भाई, दूर दूर स्थित हो। क्रिस्टल जालक में उनके चुंबकीय केंद्र क्या हो भाई, दूर दूर स्थित हो, वो क्या कहलाते हैं, तनु पदार्थ। और जिनके जो क्रिस्टल जालक में चुंबकीय केंद्र नज़दीक हो वो क्या कहलाते हैं, चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ। इतनी बात है। ठीक है, आगे अपन किस पर चर्चा करेंगे, संक्रमण धातुओं का चुंबकीय व्यवहार, मेन इस पर डिपेंड रहने वाले हैं। संक्रमण धातु का चुंबकीय व्यवहार, संक्रमण धातुओं का चुंबकीय व्यवहार अपने को करना है। तो अपन जानते हैं सामान्यतः जो संक्रमण धातु है 3 प्रकार का चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा करती है भाई, देखो, एक नंबर है प्रतिचुंबकत्व। क्या, प्रतिचुंबकत्व। 2 नंबर कौन सा है भाई, लोहा चुंबकीय या फेरा चुंबकीय अपन बोल सकते हैं। ये 3 नंबर पर आ जाता है। एक तो प्रतिचुंबकीय आ गया, 2 नंबर अणुचुंबकीय, 3 नंबर पर क्या कर सकते हैं, या तो अपन इसे फेरा चुंबकत्व बोल सकते हैं या लोह चुंबकीय बोल सकते हैं, फेरा या लोहा चुंबकत्व। चलिए इनका अध्ययन कर लेते हैं। प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, फेरा चुंबकीय, लोहा चुंबकीय। एक नंबर प्रतिचुंबकत्व। चलिए आपको समझाते हैं। ये 2 चुंबक के ध्रुव है N और S, इनके बीच इनके बीच मानो कोई चुंबकीय या कोई पदार्थ रख दिया। ये मैंने कोई पदार्थ रख दिया तो क्या होगी, ये प्रतिचुंबकीय में क्या होगी, जो बल रेखाएं है ना वो अंश से अंश तक जो चुंबकीय बल रेखाएं जाती है
वो क्या होगी, प्रतिकर्षित होने लग जाती है। ऐसे नहीं जाएगी, यहाँ से क्या होगी, प्रतिकर्षित हो जाएगी और कहाँ पे शो होगी, ऐसे चली जाएगी। देखा, आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसे। ये कोई अपनों ने पदार्थ रखा, इसके बाद क्या हुई, पहले चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं ऐसे जा रही थी, अब क्या हुआ, इनका प्रतिकर्षण होना शुरू हो गया ये पदार्थ के रखते हुए। तो ये पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। यानी अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, ये देखो, चुंबकीय दो ध्रुवों के बीच, यानी ये चुंबकीय दो ध्रुवों के बीच क्या कहलाता है, अपना चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में अपन किसी पदार्थ को ये रख दिया, रखने के बाद क्या ये बल रेखाएं क्या है, इससे चुंबकीय पदार्थ है उससे क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। प्रतिकर्षित होती है तो ये देखो अंश से अंश तक ये ध्रुव ऐसे बन जाता है, ठीक है, एक कुंडलीनुमा ध्रुव बन जाता है। तो अपन इसको, इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता पहले की तुलना में क्या हो जाती है भाई, कम। तीव्रता है वो, एक मिनट है, एक मिनट है। जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, तीव्रता क्या हो जाती है, पहले की तुलना में क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। पहले की तुलना में तीव्रता कम हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वह एक पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इस गुण को क्या कहते हैं भाई, प्रतिचुंबकत्व गुण कहते हैं। हम इस गुण को प्रतिचुंबकत्व गुण कहते हैं। ये पदार्थ है चुंबकीय बल रेखाओं क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देते हैं, कम हो जाती हैं। ये निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। उतार लो उसको, नहीं उतार सकते दोबारा समझाते हैं। प्रतिचुंबकत्व ये आपका अनपोल, ये असपोल। यहाँ पे अपन क्या रख दें, कोई पदार्थ रख देते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जाएगी, अलग कलर से दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है, पदार्थ है, क्या है पदार्थ, ये क्या है ध्रुव, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, उतार सकते हो। इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लो। यदि किसी धातु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता पहले की तुलना में कम हो जाती हो तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर देते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, जिसे अपन निम्न का प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। तो क्या होता है, अपन इसके बारे में क्या लें कि यदि किसी कक्षा में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये कोई कक्षक है, इसके अंदर कोई दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। यानी अब लिख सकते हैं +1/2 और -1/2 चक्रण संख्या। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय घूर्ण है वो दूसरे चुंबकीय घूर्ण द्वारा क्या कर दिया जाता है, उदासीन कर देता है। तो अपने को परिणाम में चुंबकीय घूर्ण क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है ना। यानी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। इसके कारण ये इनका जो
चुंबकीय गुण होता है वो एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के कारण ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी इसका परिणामी चुंबकीय गुण कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो 0 प्राप्त होता है, इसलिए क्या करते हैं, प्रतिचुंबकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। यानी यदि किसी कक्ष में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। इस कारण ये एक दूसरे के जो उत्पन्न चुंबकीय गुण होता है उनको क्या कर देते हैं, निरस्त या नष्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय गुण एक समान परंतु एक दूसरे के क्या होता है भाई, विपरीत होता है। अतः इन पदार्थों का परिणामी चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, 0 होता है। इसलिए प्रतिचुंबकता प्रदर्शित करता है। लिख लिया क्या, ठीक है। अब अपन क्या लिख सकते हैं, प्रतिचुंबकता न तो ताप पर निर्भर करता है, न तो ये किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, न ही पदार्थ की जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति यानी अक्ष पर निर्भर नहीं करता। ये दोनों पर निर्भर नहीं करता, न तो ताप पर निर्भर करता है, न ही अक्ष पर यानी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 नंबर क्या था, अणुचुंबकत्व। अणुचुंबकत्व के बारे में अपन देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। अपन देखते हैं, जैसे पहले में तो प्रतिचुंबकता लिखा था, मतलब प्रति मतलब दूर जाने वाले, चुंबक से दूर। अणुचुंबकता मतलब चुंबक या जो ध्रुव क्षेत्र है उसको अपनी ओर आकर्षित करने वाले। जैसे ये अनपोल है, ये असपोल है, इसका चुंबकीय क्षेत्र में अपने किस को रख दिया, कोई पदार्थ रख दिया, तो ये पदार्थ क्या करेगा कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित। देख लिए कैसे करेगा, अपन मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो चुंबकीय बल रेखा है वो ऐसी हो जाएगी, इसको और अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ध्रुव के पोल यहाँ तक है, इसे बना लिया। ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि। पहले जी प्रतिकर्षित कर रहा था तब तो कमी हो रही थी, अभी आकर्षित कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ। वैसे गुण को क्या कहते हैं भाई, अणुचुंबकता व गुण कहते हैं। आई बात समझ में। यानी अब इसे लिख सकते हैं, ये ऐसे पदार्थ, देखो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं भाई, अणुचुंबकत्व गुण कहते हैं। ठीक है, चित्र इनका अंत में बना दिया जाएगा तीनों का। ठीक है, पैरा चुंबकीय का, लोह चुंबकीय और ये अणुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व, तीनों का अंत में चित्र बना दिया जाएगा। आप देख लेना, इससे समझ ना लग रही हो तो अपन इनके बारे में क्या कह सकते हैं भाई, इनके बारे में क्या कह सकते हैं कि जिन पदार्थों में एक अथवा अधिक क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक या अधिक है, तो उनमें वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है ना, इनके द्वारा जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है उनको किसी अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय गुण द्वारा क्या नहीं किया जाता, उदासीन नहीं किया जाता। उदासीन नहीं किया जाता है तो फिर ये कौन से गुण दर्शाएंगे, चुंबकीय यानी अणुचुंबकीय गुण क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और ये चुंबकीय गुण क्या है, इसके ताप व अक्ष पर, यानी अक्ष कौन सी शक्ति है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। ठीक है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और इसकी क्या है, ताप पर निर्भर करते हैं।
ठीक है। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, जैसे किसी परमाणु में उपस्थित चुंबकीय गुण कैसे ज्ञात कर जाते हैं, मतलब जो अणुचुंबकीय होते हैं उनमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 या 2 से अधिक या 1 या उससे अधिक होते हैं, जिनके कारण क्या हो सकता है, किसी अन्य इलेक्ट्रॉन जो युग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय गुण है ना, वो अन्य इलेक्ट्रॉन है उनको उदासीत नहीं कर पाते। ठीक है, उदासीत नहीं कर पाते तो क्या होता है, जिस कारण चुंबकीय जो अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उनका चुंबकीय गुण कुछ ना कुछ शेष रह जाता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो सकते हैं, आकर्षित पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये अणुचुंबकीय रह जाता है, उस वो चुंबकीय गुण रह जाता है। चुंबकीय गुण को ज्ञात करने का सूत्र और लिखवा देते हैं आप। चलिए, और जो चुंबकीय गुण है वो क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, चुंबकीय गुण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए अपन सूत्र क्या देते हैं, म्यू बराबर n प्लस में 2 mb, m यहाँ पे mb तो इसका क्या है, बोर मैग्नेटोन, या बी हम लिख सकते हो आप, बी हम इसकी कोई, ये तो इसका जो इकाई है इसको अपन छेड़खानी नहीं करनी है मात्रा के साथ। ये n प्लस 2 क्या होता है, n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और म्यू क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, आई बात समझ में। अणुचुंबकीय के बारे में आई कि ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित है, चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर पर बात कर लेते हैं पहले, बाद में इनके डायग्राम। 3 नंबर कौन सा है, फेरा चुंबकत्व या लोह चुंबकत्व कह सकते हैं अपन इसको, या लोहा चुंबकत्व। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक जो अणुचुंबकीय है उसका ये एक विस्तृत रूप है, उससे अधिक मतलब जो क्या होते हैं उनमें अणुचुंबकत्व का गुण बहुत अधिक हो, अणुचुंबकत्व गुण बहुत ही अधिक हो, बहुत अधिक अणुचुंबकत्व का गुण हो, तो ऐसे पदार्थ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर एक स्थायी इनके अंदर क्या आ जाता है, एक चुंबकत्व आ जाता है। ठीक है, इसका मेन प्रमुख उदाहरण है जैसे आयरन और फेर्स, यानी आयरन या फेर्स, इसको अपन बोल सकते हैं फेर्स। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, फेरा चुंबकत्व। ठीक है, फेर्स के कारण, मतलब ये अत्यधिक अणुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, यानी जो चुंबकीय बल रेखा है उनको और बहुत ज़्यादा रूप से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अपन आगे लिख सकते हैं, यानी इससे अपने को स्पष्ट इससे क्या निष्कर्ष मिलता है कि किसी तत्व के परमाणुओं में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो विद्यमान रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, विद्यमान। तो उनमें से क्या ऐसे अधिकांश तत्व क्या होते हैं, अणुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जबकि कुछ तत्वों में क्या पाया जाता है, फेरा चुंबक का गुण। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो अणुचुंबकीय है उनमें तो सिर्फ एक ही शर्त होती है, क्या, कि अणुचुंबकीय होते हैं उनमें क्या शर्त होती है अभी, एक ही होती है, कौन सी, कि उनमें क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और फेरा चुंबक की शर्तें आपको नेक्स्ट पर बताते हैं। फेरा चुंबक की शर्तें लिखो, यानी 1 नंबर है, परमाणु क्या होना चाहिए, एक दूसरे से बहुत अधिक दूर होना चाहिए, परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूर होना चाहिए, जिसके कारण क्या हो कि इनके कक्षा को वो एक दूसरे के साथ क्या कर लें, परस्पर अतिव्यापन कर लें, अतिव्यापन करके क्या बना लें, एक शेष और जगह बंद बना लें। ठीक है, मतलब परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी होनी चाहिए, जिसके कारण इनके जो कक्षक हैं ये परस्पर क्या कर लें, अतिव्यापन करके एक शेष और जगह बंद का निर्माण कर लें। दूसरी बात है, परमाणुविक संख्या क्या होनी चाहिए भाई, अधिक होनी चाहिए, परमाणुविक संख्या क्या होनी चाहिए, परमाणुविक संख्या अधिक होनी चाहिए, परमाणुविक संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं सभी में, और वो क्या कहलाते हैं, अणुचुंबकत्व। अणुचुंबकत्व के लिए विशेष शर्त है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना, बट इनके साथ साथ परमाणु
के बीच दूरी क्या हो, बहुत है, एक दूसरे से बहुत अधिक दूर होनी चाहिए, ठीक है। और उनके बीच ऊर्जा क्या होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए, जिससे क्या ये इनके कक्षक क्या है, परस्पर अतिव्यापन कर लेते हैं और आंशिक रूप से क्या बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध। मेन रीजन एक ही होना चाहिए। दूसरा, इनकी जो परमाणु संख्या वो क्या होनी चाहिए, अधिक, ठीक है, ये होनी चाहिए 2 ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया चुंबकीय गुण का पार्ट कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं इनके जो प्रथम श्रेणी के तत्व है उनकी धात्विक प्रकृति के बारे में, ठीक है। धात्विक प्रकृति ये अपन अभी बात कर लेते हैं। तो समस्त जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है ना, वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं और उनमें आघात वृद्धि पाई जाती है, मतलब पतले चादर के रूप में बिछा सकते हैं उनको, और वो तन्य भी होते हैं, मतलब तार के रूप में उनको खींचते हैं, इनमें तन्यता भी पाई जाती है। और उनके गलनांक व कंपनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक कंपनांक क्या होते हैं, उच्च, गलनांक कंपनांक उच्च होते हैं, ठीक है। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि जो समस्त संक्रमण तत्व है वो क्या होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कोई लिखने वाली बात नहीं है। आगे इनके गलनांक व कंपनांक देख लेते हैं, फिर इसके एंडिंग पॉइंट पर चलते हैं। गलनांक कंपनांक, इनके गलनांक और कंपनांक, गलनांक व कंपनांक, ठीक है। तो इनके गलनांक व कंपनांक मान क्या होते हैं, स्केडियम से लेके पहले क्रोमियम तक इनके मान बढ़ते जाए। गलनांक व कंपनांक क्या उच्च होते हैं, ठीक है। बाद में अम्लन का थोड़े कम होता है, फिर उसके बाद फेर से लेकर कॉपर तक इनके मान क्या होते हैं, काफ़ी उच्च होते हैं। बाद में जिंक का मान इसका क्या होता है, कम, ठीक है। यानी जो संक्रमण श्रेणी के या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है उनमें क्या होता है, स्केडियम से लेकर क्रोमियम तक मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्रोमियम तक मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसके बाद मैग्नीज का कम होता है, ठीक है, कम। उसके बाद जो फेर से लेकर कॉपर तक मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसके बाद जडन का मान क्या होता है, कम होता है। अब इनके गलनांक व कंपनांक का दोनों का मान कम क्यों होता है, इनके ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखते हैं इनके क्या है, डी कक्षक में जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इनके बढ़ती जाती है, तो क्या होगा कि इनके अंदर जो धातु के बंध है उनको बनाने के लिए इनका योगदान रहता है। बट जो मैग्नीज है व जडन है, इनके क्या होते हैं, मैग्नीज के जो डी में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन व जडन क्या है डी में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। इनका क्या है, जो धातु के बंध बनाने में इनका योगदान नहीं रहता, इनका योगदान कम होता है, जिसके कारण इनका गलनांक व कंपनांक क्या होता है, अत्यंत कम हो जाते हैं। और इनके गलनांक व कंपनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसके कारण अपन कह सकते हैं जो पूर्ण भरे हुए D10 विन्यास के कारण ही, D10 विन्यास के कारण ही इनके गलनांक व जो अंतिम वर्ग के डी ब्लॉक के उनके, जैसे अपने अंतिम वर्ग के कौन से हैं, जडन, सी डी, और अच्छा जी यानी 12, इनके गलनांक व कंपनांक के मान क्या होते हैं भाई, अत्यंत कम, क्योंकि इनके डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको दी गई है, इससे चैनल पर जुड़ सकते हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने साथियों को भी बताएं। धन्यवाद साथियों।